हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप आज के इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपको एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का क्यूरीज या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ब्लैक स्मिथ को इस प्रकार से कोड किया जाता है तो चिल्ड्रन को हम कैसे कोड करेंगे। यहाँ पर आपका एक कोड दिया गया है ब्लैक स्मिथ का और आपको बताना है कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किस प्रकार से यहाँ पर चिल्ड्रन को कोड करेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर कोडिंग आपकी बढ़ कैसे रही है। सबसे पहले देखो, आपका फर्स्ट लेटर बी है ना, वी में एक आप ऐड करोगे तो आपको सी मिलेगा प्लस ऐड करने पर। उसके बाद आपका क्या है, एल है। एल में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको एन मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ए है ना, ए में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको बी मिलेगा। और फिर वापस से यहाँ पर जो सी है, इस सी में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको ई मिलेगा। यानी कि आपका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से चल रहा है कि पहले 1 ऐड होगा और फिर 2 ऐड होगा। तो चिल्ड्रन में सी में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको डी मिलेगा। एच में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको जे मिलेगा। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू इसे सॉल्व करते जाओ और आपका जो कंप्लीट सीरीज बनेगा वो होगा आपका डी जे जे एन ई टी ई पी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। यदि 17 + 17 बराबर 2895 है, 18 + 18 बराबर 3245 है, 19 + 19 बराबर 3615 है, तो 23 + 23 का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर यह सीरीज आपकी आगे कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले इसमें आपका 17 और 17 दोनों ऐड किया गया है ना, और यहाँ पर 2895 है। अगर आप 17 का स्क्वायर निकालोगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। यहाँ पर अगर आप इसी प्रकार से 18 का स्क्वायर निकालोगे तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ठीक है। और फिर उसी प्रकार से अगर आप 19 का स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है 361। इन सभी के लास्ट में दोस्तों केवल 5 को ऐड कर दिया गया है। यही आपकी सीरीज में चल रही है ना, 289 के लास्ट में 5, 324 के लास्ट में 5 और 361 के लास्ट में 5। तो अगर हम 23 + 23 का कोडिंग निकालें तो इसके लिए हमें सबसे पहले 23 का स्क्वायर पता करना होगा। और 23 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 529। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जो इसका स्क्वायर है इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो लास्ट में यहाँ पर 5 लग जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सारे लेटर डी से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, तो डी के बाद देखिए इसमें आपका डब्ल्यू है और इसमें आपका वाई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू। और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, इसमें डब्ल्यू के बाद आई है और इसमें ई है, तो सबसे पहले ई वाला हमारा आ जाएगा, यानी कि डुएल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू आई एंड डी एल ई। अब डी और बाई में देखेंगे तो डी वाई ई यहाँ पर है और यहाँ पर डी वाई के है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी वाई ई, और फिर आपका सेकंड वाला आएगा डी वाई के ई, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करेक्ट अरेंजमेंट में पहले सी आएगा, फिर वी आएगा और फिर डी आएगा और फिर लास्ट में आपका ए आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, 8 है और 27 है। 1 दोस्तों आपका किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। 8 आपका 2 का क्यूब है और 27 आपका 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से अगर 64 देखोगे तो 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। यहाँ पर 7 का क्यूब है, ये आपका 9 का क्यूब है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब क्या हो जाता है, 64 × 8। दैट मीन्स कि इसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू निकल कर यहाँ पर आएगा 512। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए DHL क्या है, PTX है, और इधर में आपका है BFJ। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि डी में 2 माइनस आप कर देते हो तो आपको बी मिलेगा ना। एच में अगर आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे तो आपको एफ मिलेगा, और एल में आपको 2 माइनस करोगे तो आपको जे मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें PTX का कोडिंग करना होगा। पी में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। टी में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आर मिलेगा, और एक्स में से 2 माइनस करेंगे तो वी मिलेगा। यानी कि इसका कोडिंग हो जाएगा NRV। यहाँ पर NRV आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से गधा का संबंध रेखना से है उसी प्रकार बंदर का संबंध किससे होगा। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका इसी बार एग्जाम में पूछा गया है, केवल फर्क इतना था कि यहाँ पर बंदर की जगह घोड़ा दिया गया था। तो देखिए गधा जैसे रेखता है उसी तरह से बंदर चहकता है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 28 है, 33 है, 31 है, 36 है, 34 है और 29 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए 28 से अगर हम 33 की ओर बढ़ेंगे तो हमें 5 ऐड करना पड़ रहा है ना, और 33 से अगर आप वापस घटोगे 31 की ओर तो -2 करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए फिर से हमें 5 करना पड़ रहा है, और वापस पीछे आने के लिए -2 करना पड़ रहा है। तो सीरीज आप सभी को पता चल गया होगा, +5 - 2 +5 - 2 +5, और 34 में से अगर 5 आप ऐड करोगे तो आपको 39 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस करने की जगह, सॉरी प्लस करने की जगह माइनस कर दिया है, जो कि गलत है। तो आपका जो रॉन्ग टर्म है वो आपका 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। ABCD में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इस पूरे नंबर में आपके कितने वर्ग हैं। तो कैसे निकलेगा, एक तो आपका होल वर्ग हो गया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, चार चार दोनों साइड से, यानी कि 16 वर्ग तो अपने आप में हो गया। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करो इस चीज को, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इस प्रकार से है ना, दोनों साइड में 4 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप मैट्रिक्स के फॉर्मूला के अनुसार, तो टोटल 16 स्क्वायर आपका तो यहीं पर बन के आ गया। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। इन 16 स्क्वायर के बाद और कौन कौन से स्क्वायर यहाँ पर बन रहे हैं, टोटल और कितने स्क्वायर आ सकते हैं, इसी को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इसके अलावा जो यहाँ पर और आएगा वो आपका कैसे हो जाएगा, एक आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसी प्रकार से आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, और फिर आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर आपका ऊपर बनेगा, 3 स्क्वायर उसी प्रकार से नीचे बनेगा, यानी कि 16 और 6 22 हो जाएगा। एक आपका कंप्लीट हो गया होल, यानी कि 23 हो गया। फिर इसमें से आधा आधा लेकर दोनों साइड बनाओगे तो आपका 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग एक एक बॉक्स को आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल यहाँ पर स्क्वायर आएंगे उनकी संख्या 30 होगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए और इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया रहे तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करके ही चलना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने में आप जितना टाइम दोगे ना उसमें आपके 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बन सकते हैं दूसरे क्वेश्चन। साथ में दोस्तों आपके यहाँ पर गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो स्टार्टिंग में स्किप कर देना। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करें। अगर हम बॉक्स को देखेंगे, इन दोनों बॉक्स को ध्यान से, क्योंकि ये दोनों का आपस में एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो बॉक्स आपका कैसे आ रहा है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, दोनों के मिडिल में यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, यानी कि सिमिलर है दोनों। तो अगर हम इसका एक रेप्लिका ड्रॉ करेंगे इसमें, तो कैसे ड्रॉ होगा, इसका रेप्लिका ड्रॉ होगा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद एक आपका तो ऐसे आ जाएगा और इसके एक बीच में आ जाएगा, तभी तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। देखिए यही अपोजिट है ना इसका जस्ट। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप इस फिगर को यहाँ पर रख देते हो तो आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द ग्रुप के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। सेग्रीगेशन एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसके अल्फ़ाबेट को यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा और अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना है। तो ग्रीटिंग्स, ग्रेट एंड सीटिंग ये तीनों वर्ड आपका फॉर्म हो जाते हैं। नेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि नेशन में आपके 2 बार एन यूज किए गए हैं और सेग्रीगेशन में आपके केवल एक ही एन यूज किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आशा जो है वो प्रतिमा से लंबी है। मान लो यह प्रतिमा है और आशा क्या होगा, प्रतिमा से लंबी होगी। फिर कहा गया कि प्रभास जो है प्रतिभा से छोटी है, यानी कि मान लो हमारा प्रभास है वो प्रतिमा से छोटा है। अलका जो है वो आशा से छोटा है। अलका कहाँ हो जाएगा, आशा के इधर आना चाहिए। और क्या कहा गया कि अलका प्रभास से लंबा है, यानी कि अलका जो है वो प्रभास के इधर आना चाहिए और आशा के इधर आना चाहिए। तो यहाँ पर अलका कहाँ पर आ जाएगा, अलका आपका यहाँ पर आ सकता है या फिर अलका यहाँ पर आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 क्वेश्चन में, प्रभास, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि अगर x की जगह पर हम एक मिरर को रख देते हैं तो हमारा जो फिगर है वो कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पर मिरर को अगर आप रखोगे, सबसे पहले तो इसका रेप्लिका ड्रॉ होगा, और इसका रेप्लिका कैसे ड्रॉ होगा, तो इसके जस्ट यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद क्या ड्रॉ होगा दोस्तों, इसके बाद 32 में फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर से ये वाला टर्म, इससे ऐसे निकलेगा, ये आपका ऐसे आएगा और इसमें आपके एक पॉइंट बने रहेंगे। जो यहाँ पर देखोगे आपकी ये इधर की ओर था ना, ये आपका किधर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस साइड में और। तो आप अगर फिगर को ध्यान से देखोगे तो जो सी फिगर है ना वही बिल्कुल मैच कर रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत रन 4 हो जाए। तो देखिए 20 पारी में टोटल उसका औसत रन 32 था, यानी कि 20 पारी में टोटल रन कितने बने होंगे, 640 रन बने होंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सभी का। अब कहा गया है कि 21वीं पारी में वो कितना रन बनाए जिससे कि औसत उसका 4 रन बढ़ जाए। तो पहले औसत कितना था, पहले औसत 32 था, बढ़ के अब 36 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों 640 तो वो ऑलरेडी बना चुका है 20 इनिंग में। इसमें से 21वें इनिंग का भी अगर हम जोड़ देते हैं रन, तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 36 आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको पिछले दिन भी करवाया है जब आपको एवरेज का चैप्टर करवा रहा था। तो यहाँ पर देखो 640 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 गुना 21, और 36 और 21 को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 756। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 640 को माइनस कर दो तो 116 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष एवं एक लड़के एक काम का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो 12 मेन है प्लस 5 16 क्या है, 16 बॉय हो गया आपका। 12 मेन 16 बॉय है, काम कितने में कर रहा है, 5 दिन में। और कितने के इक्विवेलेंट है, तो यह इक्विवेलेंट है आपका 4 दिन में जितने 13 मेन प्लस 24 बॉयज काम करते हैं, क्योंकि काम तो दोनों के द्वारा सेम ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो 60 मेन प्लस 80 बॉय इक्वल टू 52 मेन प्लस 96 बॉय। यहाँ पर अगर हम बॉय और मेन का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60m और 82m, 8m इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 बॉय। तो दोस्तों मेन और बॉय का जो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा वो 16/8 हो जाएगा, यानी कि 2/1। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। ए बी से तेज चलता है। ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उनके चालों का योगफल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं उनके द्वारा लिया गया समय का योगफल 14 किलोमीटर है, 14 घंटे है। तो ए की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ए की चाल हमारा क्या है, x किलोमीटर है। तो इस हिसाब से बी की चाल क्या हो जाएगी, बी की चाल यहाँ पर हो जाएगी 7 - x। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 24 किलोमीटर चलना है, किसके द्वारा, x के द्वारा भी और 7 - x के द्वारा भी। तो इनका जो चलने के बाद जो समय यहाँ पर लगा ना, उन समय का जो योगफल है वो आपका 14 घंटे का है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो टाइम लगा होगा उसका यहाँ पर सम निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा सॉल्व करने के बाद
4 एंड 3, यानी कि दोस्तों ए जो है वो यहाँ पर इसका चाल 4 है और बी का चाल यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लो कि वस्तु का जो क्रयमूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये था, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि उसे एक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर 100 रुपये के ऑब्जेक्ट पर हम 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को हम 120 में बेच रहे हैं। कहा गया है कि उस ऑब्जेक्ट को अगर हम दुगने मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि अगर हम इसे 240 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा। 100 रुपये में हमने खरीदा था, बेच रहे हैं 240 में, यानी कि 140 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो इंटू 100 करके कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 140% करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यह ई बुक दोस्तों मैंने आपके 2023 एग्जाम के लिए तैयार किया है, जिसमें एयरफोर्स के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे और इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो 85 से लेकर 90% तक के जो जीके क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इस ई बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग डाउनलोड कर लें, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9430042848। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1950 नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ या फिर हानि हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 1950 का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसे कितने के लिए लगाया गया है, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से 1 सालों के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट देने के बाद हमें टोटल अमाउंट वापस कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 195 रुपये का अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, और 1950 रुपये में हमने उधार पर बेचा था। तो टोटल जो पैसा हमें वापस आएगा वो कितने रुपये का आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 2145 रुपये का। और दोस्तों हमने खरीदा कितने में था, 2200 में। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 55 रुपये का हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चक्रव्यूह ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 एवं 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर मान लो कि हमारा प्रिंसिपल 800 है, फिर इसके बाद आपका अमाउंट 840 हो गया, टाइम है 3 साल। तो यहाँ पर इसे निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा। कैसे निकालेंगे, निकालने का यहाँ पर इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका टोटल अमाउंट है इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे प्रिंसिपल से, और यहाँ पर इंटू कर दोगे 100। तो यहाँ पर 840 में से 800 माइनस हुआ तो 40, डिवाइडेड बाई 800 और इंटू 100। दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हुआ, 8 से 40 कटेगा 5 बार में, यानी कि यहाँ पर जो रेट है दोस्तों वो आपका 5% का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। मान लीजिए कि चीनी का जो नया मूल्य है ना, यानी कि चीनी का जो नया प्राइस है वो आपका 100 रुपये पर किलोग्राम है। तो दोस्तों आपका जो नया मूल्य है, सॉरी यहाँ पर नया मूल्य नहीं, ओल्ड जो आपका दाम था, पहले जो चीनी था वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, और अब नया मूल्य क्या है, नया मूल्य में आपके 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब जो आपका नया मूल्य होगा वो आपका 6x/5 होगा। पहले 100 रुपये बकता था, अब 6x/5 का बिक रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर हम 50 रुपये खर्च करते हैं 1 किलोग्राम चीनी खरीदने में, और 50 किलोग्राम खर्च करते हैं 50 रुपये 6x/5 किलोग्राम चीनी खरीदने में, तो यहाँ पर जो चीनी खरीदने के बीच का डिफरेंस है हमारा वो 2 का आ रहा है, क्योंकि पहले हम जो खरीदते थे उससे 2 किलोग्राम क्या कर रहे हैं, कम खरीद पा रहे हैं।
तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? 50/x माइनस ये आपका हो जाएगा 250/6x। तो 6x यहाँ पर आ जाएगा 300 माइनस 250 यानी कि 50/6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 6/50 यहाँ से 25 बार में। तो आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ पर x का, x इक्वल टू हो जाएगा 25/6। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, ये आपका आंसर नहीं है। 25/6 हमने क्या निकाल लिया? x का वैल्यू। और x हमारा क्या था? x हमारा था ओल्ड प्राइस। हमसे पूछा गया कि जो यहाँ पर दाम है, नए वाले दाम में हम कितना चीनी ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो देखिए 25/6 यहाँ पर पहले से था, इसमें और कितना ऐड हो रहा है आपका, और यहाँ पर आपका ऐड हो गया आ जा रहा है अब 50 का, यानी कि 50 रुपये में हमें खरीदना है। तो 50 गुना 6/25 हो जाएगा। 25 गुना 50, 2 गुना 6, 12 किलोग्राम। यानी कि दोस्तों अब जो चीनी खरीदा जा सकता था वो आपका 12 किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 40 क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बहुत बार करवा चुका है, और इसी बार जब आपके एयरफोर्स के एग्जाम हुए थे 2022 में, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन का ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख लेना, सभी को विजुअल होगा। 41 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए लोकसभा एक अस्थायी सदन है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लोकसभा का जो टर्म है ना वो बीच में भी डिजॉल्व किया जा सकता है। इसका जो अवधि है वो 6 साल का है, यह भी बिल्कुल गलत है। लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है, और यह आपका संसद का ऊपरी सदन है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोकसभा निचली सदन होता है। करेक्ट ऑप्शन केवल ऑप्शन सी है कि लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग वोटिंग करते हो ना, उसी से चुनकर कैंडिडेट जाते हैं लोकसभा में। 42 क्वेश्चन 2 बार एयरफोर्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम रचना है। देखिए दोस्तों ऋग वेद जो है ना हमारी सबसे पुरानी वेद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। 44 क्वेश्चन है महाबलीपुरम शहर किसने बसाया था। दोस्तों यह शहर बसाया था नरसिंह वर्मन वन ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 बाइट इक्वल होता है 8 बीट के बराबर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कोयना बांध किस नैसर्गिक आपत्ति का कारण बना था। दोस्तों महाराष्ट्र में जो कोयना बांध है ना, इसकी वजह से वहां पर भूकंप आया था बहुत ही बड़ा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राज्यपाल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो आपके गवर्नर होते हैं अलग अलग स्टेट में, उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रक्त समूह में ए और बी दोनों प्रतिजन है, यानी कि एंटीजेंस हैं और रोग प्रतिकारक नहीं है, दैट मीन्स कि एंटीजेंस तो हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। देखिए ए और बी 2 ब्लड ग्रुप हैं, इनमें अगर एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपके ब्लड ग्रुप है ना वो आपके ए बी हो जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। 49 क्वेश्चन है कि ज्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया गया है। दोस्तों सिंधु मोहरों में कबूतरी बैल या फिर एक श्रृंगी बैल को दर्शाया गया है। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किसके आधार पर शहरी सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, यहाँ पर ऑप्शन में प्रिंट हो गया है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था, और इसी वजह से जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसे एक शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज आपका रागा का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाती है। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।